नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन नोटोन में। आज हम लोग ये रीजनिंग में जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। एक पहले ये ट्रायंगल बना है और ये उसके ऊपर वृत्त बना है, यहाँ पर ये वर्ग बना है और यहाँ पर ये एक षष्ठभुज बना है, हेक्सागोन बना है। इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ किस फिगर के हैं, कुछ कॉमन भी हैं और कुछ अलग हैं सबसे। तो जैसे इसमें पूछा गया कौन सी संख्या सभी आकृतियों से संबंधित है। प्रश्न एक है, कौन सी संख्या सभी आकृतियों से संबंधित है, आकृतियों में है। ऐसी कोई संख्या है जो सब में आ रही हो। तो देखते हैं कि हम लोग जैसे कि यहाँ पर आ जाए हम लोग, क्योंकि यही बीच में दिख रहा था। ये हमारा त्रिभुज में आ रहा, वर्ग में आ रहा और सर्किल में भी आ रहा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा हेक्सागन में। और अगर हम ये हेक्सागन वाला देख लें तो ये 9 आ रहा है, 9 हेक्सागन में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा और सर्किल में आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा। तो और अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, यानी कि कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सारे फिगर में आ रही हो। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आंसर इसका। दूसरा है, उस संख्या का योग क्या जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है। उन संख्याओं का योग जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है। संबंधित है मतलब जो 2 आकृतियों में आई हैं और उनका हमें फिर योग करना है। जैसे कि ये हमारी 1 और 3 तो केवल एक ही मारा, तो इनको छोड़ दें। जैसे कि 4 आ रहा है, 4 हमारा वृत्त में भी है और ट्रायंगल में है, तो एक 4 ले लिया। और ये एक 2 है, ये भी हमारा ये वृत्त में है और वर्ग में है, तो ये 2 ले लिया। अब इसके बाद एक हमारा सिर्फ वृत्त में है, 4 हमारा सिर्फ इस हेक्सागन में है, एक ये 8 हो गया। ये हमारा वृत्त में भी है और हेक्सागन में है, तो 8 ले लो। अच्छा, ये जो 9 है ये तो 3 आकृतियों में आ गया, ये एक ही में आ गया, ये एक में आ गया। और जो 6 है ये त्रिभुज में भी है और वृत्त के अंदर भी है, तो एक ये हो गया 6। और कोई तो बचा नहीं मेरे ख्याल से। 4 2 6 8 14 6 इनको 20। मतलब ऐसे सारे नंबर या अंक या संख्याओं को हमें लेना है जो 2 फिगरों में आ रहा है। तो जिसे हम लोग देखें कि ये जो एक एक फिगर में इनको पहले हटा देना। हमें करना है क्या? अब ये जो है कौन वाले, ये 3 और 9, ये 3 फिगर में आए हैं, तो बच्चा क्या हमारा 2 4 6 6 12 8 20 हो गया। योग पूछा गया था। अब इसके बाद इसमें जो दिया है तीसरा क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल 3 आकृतियों से संबंधित है। गुणनफल किसका? 3 आकृतियों में जो आए हैं, उन संख्याओं का गुणनफल जो 3 आकृतियों से संबंधित है। कितनी आकृतियों से? 3 आकृतियों से संबंधित है। तो 3 आकृतियों में बताया गया, तो एक आपका 3 आया है और एक 9 आया है, इनका गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 27 हो गया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति से संबंधित है। तो एक वाले आपके बताए गए थे, केवल एक आकृति से जो संबंधित हैं उनका योग पता करना है। देखो एक में कौन आया? तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया
और ये 4 आ गया, 7 आ गया और 5 आ गया। ये देखिए यहाँ है, ये 1, ये 4, ये 7, ये 5। टोटल संख्या हमारी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 4 1 5 4 9 7 12 5 17। इनका योग क्या हो गया? 17 हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित हैं। तो 2 आकृतियों से संबंधित, तो 2 आकृतियों में कौन कौन आया था? अभी आपने देखा था, एक तो 2 आकृतियों वाला ये था 4 2 8 6। अब इनका हमें गुणा करना है, तो आप गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 64, 6 384। तो इसमें जो 5वां हो जाएगा क्वेश्चन 5वां क्या है? ऐसी संख्याओं का गुणनफल जो 2 आकृतियों से संबंधित है। तो 2 आकृतियों से संबंधित का गुणनफल पता करना है आपको, गुणनफल। तो इसमें है 1 4 1 2 1 8 और 1 6। तो इनका गुणा कर दो तो क्या हो गया? 384 हो गया। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ दिया जाता है। और जब भी पूछा जाता है तो सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की होती है कि कई प्रश्न एक में पूछे जाते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। बस एक केस स्टडी टाइप का होता है कि इसमें आप एक बार स्टडी कर लें, ध्यान से देख लें, और फिर इसके बाद देख लें कि 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर में क्या क्या कॉमन है, और इसको हम फिर उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन फिगर थोड़ा सा बनाना पड़ता है। जैसे कि एक दिया है, इसमें इधर बना लेते हैं फिगर, नहीं तो फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक मान लीजिए ये दिया है आपका, और एक नीचे कर लें थोड़ा सा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करके ऐसे मान लीजिए दिया है, और यहाँ पर ऐसे करके एक ट्रायंगल बना दिया गया, और ऐसे करता हुआ एक सर्किल बन गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका। इस टाइप से फिगर बना हुआ है। यहाँ लिखा है ई, इस जगह लिखा है डी, यहाँ ए है, यहाँ आपका सी है, ये वाला बी है, ये एफ है, ए बी सी डी ई। अब 6 लोग हैं। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक में आबादी के 3 वर्गों को, ये क्वेश्चन है इसमें जो दिया गया है, आबादी के, ये कोई आबादी है यानी बस्ती है कि 3 वर्गों को 3 आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। 3 आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए क्या दर्शाया गया है, त्रिभुज स्कूल के शिक्षकों का, यानी त्रिभुज जो है ये स्कूल के शिक्षकों को दर्शा रहा है, स्कूल के शिक्षकों का। अब इसके बाद वर्ग विवाहित व्यक्तियों को, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को तथा व्रत संयुक्त परिवार में, व्रत संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है,
को का प्रतिनिधित्व करता है, का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संयुक्त परिवार में रहने वाले, क्वेश्चन कैसा आएगा, संयुक्त परिवार में रहने वाले, संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति जो कि स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं, स्कूल से शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, का प्रतिनिधित्व करता है, का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले आपको फिगर अच्छे से स्टडी करना होता है, और जब एक बार फिगर को आप देख लोगे तो फिर उसमें आपके आंसर आसानी से निकलने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि जो फिगर दिया है हमारा वो किसको, कौन सा फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही लिखा है, इसमें जो त्रिभुज है वो स्कूल के शिक्षकों का, और जो वर्ग है वो विवाहित व्यक्तियों का, और जो व्रत है वो जो है आपका क्या कर रहा है, संयुक्त परिवार का रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त परिवार में रहने वाले, तो संयुक्त परिवार जो है वो व्रत का है, ये व्रत का जा गया, संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, संयुक्त परिवार में रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति, और शादीशुदा व्यक्ति को कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, वर्ग, जो कि स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। तो अब देखो ये जो व्रत है ये संयुक्त परिवार का है, और व्रत संयुक्त परिवार में है, और जो ये वर्ग है वो विवाहित है, यानी व्रत में हो और वर्ग में हो, लेकिन त्रिभुज में ना हो, क्योंकि वो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व नहीं, काम नहीं करता है। संयुक्त परिवार में रह रहा है यानी व्रत के अंदर होना चाहिए, शादीशुदा है मतलब वर्ग के अंदर होना चाहिए, लेकिन स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो देखिए इस व्रत और वर्ग के अंदर हमारे 3 लोग हैं, ई डी बी, लेकिन ये जो बी है वो हमारा क्या है, ये सब है, यानी कि संयुक्त परिवार में रह रहा है और शादीशुदा है और शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। ये जो ई है, ई क्या हो जाएगा आपका, ई केवल संयुक्त परिवार को दर्शा रहा है। ठीक है। और जो हमारा डी है वो संयुक्त परिवार का है और शादीशुदा है, संयुक्त परिवार का है और
शादीशुदा है। तो यही हो गया आपका डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ये संयुक्त परिवार में आ रहा है और शादीशुदा भी है, इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये शिक्षक नहीं है। शिक्षक क्यों नहीं है? क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर नहीं आया है। और अगर ये सी होता तो ये शिक्षक था और शादीशुदा था, लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रह रहा था। जो दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और जो स्कूल के शिक्षकों के रूप में काम नहीं करते हैं, उनको बताना है। संयुक्त परिवार मतलब इसमें आ जाना चाहिए उसको, ठीक है। और अविवाहित है यानी ये वर्ग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्ग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शादीशुदा विवाहित को। और शिक्षक के रूप में भी काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि संयुक्त परिवार में रह रहा है, अविवाहित है, वर्ग में नहीं है और न कि शिक्षक है। अगर हम इसको लें ए क्या हो गया? ये केवल शादीशुदा में आ जाएगा। डी तो ये विवाहित में आ जाएगा। केवल ई ही ऐसा बच रहा है जो संयुक्त परिवार में रहता है और अविवाहित है। अब ऐसा भी एक फिगर आ जाता है, देखिए इसमें फिगर से रहते हैं और उसी में कई क्वेश्चन बनते हैं, 2 3 4 5 1 कई पूछे जाते हैं, एक से ज़्यादा ही पूछा जाता है। देखिए जैसे पहले एक ये बना दिया गया आपका आयत, और आयत में एक बना दिया गया वर्ग, ऐसे करके, और यहाँ पर एक ऐसे आपका बना दिया गया ट्राइंगल, ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया गया है, इससे बाहर जा रहा है। और फिर इसके बाद में ऐसे करके एक वृत्त बना दिया गया, ठीक है। ये वृत्त बना दिया गया। अब यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है L, यहाँ पर है F, ये है G, ये H, K के बाद ये J, ये I, ये C और ये D, ये E, ये B और ये A, इतना दिया गया है, ये लेटर दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि वर्ग लड़कियों का प्रतिनिधित्व। इस फिगर में वर्ग लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्ग लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है व्रत लंबे व्यक्तियों का, व्रत लंबे व्यक्तियों का।
त्रिभुज टेनिस खिलाड़ियों का, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये वर्ग है, ये वृत्त है, त्रिभुज टेनिस खिलाड़ियों का, टेनिस खिलाड़ियों का। और अब जो बचा है आयत तैराकों का, और आयत तैराकों का, स्विमर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न, कौन सा अक्षर लंबी लड़कियां जो तैराक हैं, लंबी लड़कियां जो तैराक हैं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कौन सा अक्षर लंबी, अब यहाँ पर देखो लंबे है क्या, व्रत, यानी व्रत में आना चाहिए, लड़कियां यानी वर्ग में आना चाहिए, व्रत और वर्ग में कौन सी चीजें हैं, CDGH। अब तैराक होना चाहिए उसको, तैराक किस में आ रहा है, आयत में, यानी ऐसा हमें अक्षर ढूंढना है जो व्रत, वर्ग और आयत में आता हो, त्रिभुज में ना आता हो। तो देखिए जी दिख रहा है हमें, व्रत में भी है, वर्ग में भी है और आयत में भी है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जी हो जाएगा। ये हो गया आपका, पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, क्या प्रश्न है, कौन सा अक्षर उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अक्षर उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो तैराक हैं, वह टेनिस खेलती हैं। आपको देखो करना क्या है, लड़कियों यानी वर्ग के अंदर होना चाहिए, वर्ग में हो, फिर इसके बाद तैराक का मतलब आयत में हो, तैराक आयत में होना चाहिए, ऐसे आप क्लियर कर लीजिए वहां से, और टेनिस खेलती हूँ यानी त्रिभुज में हो, वर्ग, आयत और त्रिभुज में जो फिगर होगा वही आ जाएगा, वर्ग, आयत और त्रिभुज में, यही लिखा है ना। कौन सा अक्षर उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो तैराक हैं, टेनिस खेलती हैं, जो तैराक हैं, टेनिस खेलती हैं लेकिन लंबी नहीं है, यानी वर्ग में नहीं आना चाहिए उनको, तो वर्ग लड़कियों का प्रतिनिधित्व हो गया। अच्छा, व्रत में नहीं आना चाहिए, ठीक है, व्रत में उसको नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं जो इन तीनों में आए और व्रत में ना आए, क्योंकि व्रत सेंटर पे बना है। जैसे हम लोग ले लें कि व्रत में हमारा कौन सा फिगर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये वाले नहीं आ रहे, एल, तो एल तो केवल हमारा आयत में है, तो ये केवल तैराक वाला हो गया। एफ, तो एफ तैराक हो गया और ये लंबे हो गई, लंबी तैराक लड़कियां हो गई। ई केवल हमारा इसमें लंबाई के लिए हो गया। बी, ये त्रिभुज यानी जो है हमारा टेनिस खिलाड़ी हो गई और लंबी हो गई, और इसमें टेनिस छूट गया, तो इसमें होगा कोई नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जो तीन में क्वालिटी हो और वो व्रत में ना आ रहा हो, यानी कि वो आपका क्या है, व्रत का लंबे ना हो, तो वो नहीं है ऐसा कोई इसमें।
और अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर लंबी लड़कियां जो टेनिस नहीं खेलती हैं और तैराक नहीं है। लंबी लड़कियों का और लंबी है वह ना ही टेनिस खेलती हैं और ना ही तैराक है। तो लंबी का मतलब क्या हुआ, व्रत के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए, व्रत के अंदर होना चाहिए। और टेनिस ना खेलती हो यानी त्रिभुज में ना हो, व्रत के अंदर हो लेकिन त्रिभुज में ना हो, तो ऐसा के मिल रहा है हमको। और लंबी और तैराक भी नहीं हो, तो ये त्रिभुज आयत में भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, कौन सा अक्षर लंबी लड़कियां जो टेनिस नहीं खेलती और तैराक नहीं है। लंबी लड़कियां यानी केवल व्रत के अंदर हो, तो व्रत के अंदर केवल क्या है, जे। तो इसका वो आंसर क्या हो जाएगा, जे। जिस ऑप्शन में हो वो आप देख सकते हो और आंसर टिक कर सकते हो। तो इसमें इसी तरह के 2 3 4 क्वेश्चन एक फिगर बना के दे दिया जाएगा। बस फिगर को एक केस स्टडी की तरह से आपको स्टडी करना होता है, ध्यानपूर्वक देखना होता है। और अगर एक बार आपने ध्यानपूर्वक देख लिया तो जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आप आसानी से कर लोगे। बस एक बार ये आपके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये आपको बताया गया है। तो वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।